हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज हम एक और नई केस स्टडी को समझेंगे और किस तरीके से केस स्टडी में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हुए आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल अप्रोच से मतलब रखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे केस स्टडी हमारी अप्रोच को चेक करने के लिए मीन्स किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपके सामने इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच डायमेंशन वाइज चेक की जा सकती है या आपके थिंकिंग पैटर्न्स या स्टेप्स के ऊपर लेके चेक की जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। तो इसीलिए हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं ताकि हम इनके पैटर्न्स को समझ पाएँ और इन पैटर्न्स में क्या रिक्वायरमेंट्स बनती है कि आंसर राइटिंग के अंदर उस चीज़ को समझते हुए हम बेटर आंसर लिख पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2019 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के तौर पे हमें पूछा गया था। उसी को आज हम समझेंगे और उसी की एक्सप्लेनेशन को समझते हुए उसको कैसे आंसर्स में लिखना है उसे समझेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आपको स्पीड अगर स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25 या 1.5 या 2x पे भी आप देख सकते हैं इसको ईजिली, राइट। चलिए केस स्टडी को समझने से पहले हम यहाँ पे एक कोट को समझते हैं। द मैन हु आस्क ए क्वेश्चन इज अ फूल फॉर ए मिनट। कोई अगर पर्सन क्वेश्चन पूछता है तो ही कैन बी आस्क एज अ फूल, मतलब कि वहाँ पे उसको फूल समझा जा सकता है फॉर ए मिनट। द मैन हु डज नॉट आस्क इज अ फूल फॉर लाइफ। डज नॉट आस्क मीन्स कोई अगर पर्सन घबराए के या किसी तरीके से फूल अपने आप को समझते हुए क्वेश्चन नहीं पूछता है, ही इज मेकिंग हिमसेल्फ अ फूल फॉर अ लाइफ। ये कोट दिया गया था कन्फ्यूशियस के द्वारा। किस तरीके से कोट हमें बहुत इजी वे में समझाता है कि आपके अगर अंदर कुछ भी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग है, तो प्लीज़ आस्क एवरी टाइम, राइट। वहाँ पे आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने आप को एज ए फूल कैंडिडेट के तौर पे या फिर एज ए बहुत ही बचपनी वाली जो अप्रोच होती है वो देखा जा सकता है, बट एक्चुअल में ये फूल वाली थिंग है जो आपको लॉन्ग लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। लॉन्ग लाइफ में आपकी अप्रोच और नॉलेज को बहुत बढ़ा सकती है कहीं ना कहीं। तो ये कोड बेसिक सा था, किस तरीके से दिया गया था, राइट। और आपको अगर केस स्टडीज़ के अंदर सोच एथिक्स के कंटेंट को लेके केस स्टडी को पढ़ना है तो आप sochis.com पे भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए केस स्टडी में हमें पूछा क्या गया है। इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये शायद मेरे ख्याल से 9th की सिविक्स की बुक के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि किस तरीके से 9th की सिविक्स में ही हमारे जो चैप्टर्स है उसमें ही पूछा गया था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफ्रेंशिएशन के तौर पे, राइट। अगर आपको वहाँ पे पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव इजीली समझ में आ गया हो तो यहाँ पे आपकी केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली बन सकती है, राइट। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हम एनसीईआरटी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर आप उसे ही यूपीएससी में ग्रैप आउट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है इन क्वेश्चंस को समझने में, इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में कहीं ना कहीं, राइट। Elected people represented from political executive and bureaucracy form the permanent executive. Minister frame policy decision and bureaucrats execute this. किस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लीडर्स एज ए लीडर्स के तौर पे हम चूज़ करते हैं एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, बट यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करके या फिर किसी न किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, राइट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी लीडर ने, पॉलिटिशियन लीडर ने एक पॉलिसी बनाई कि जैसे धारा 144 लागू करना है, नो, तो यहाँ पे उसको लागू करने का काम लीडर का नहीं होगा कहीं ना कहीं, उसको लागू या इम्प्लीमेंट करने का काम होगा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जैसे ऑफिसर्स हो गए या कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए इन ऑल, राइट। ये एक एग्जांपल था छोटा सा किस तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं। इन द इनिशियल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव and the political executive were characteristic with mutual understanding, respect and cooperation without encroaching upon each other's domain. किस तरीके से दोनों की ही जो अप्रोच है, दोनों की ही जो वर्किंग है वो बहुत अलग अलग तरीके से पहले से डिस्क्राइब है। जब हम इंडिपेंडेंस हो गए थे कहीं ना कहीं तब से ही इन दोनों की अप्रोच और वर्किंग को हमेशा से आइडेंटिफाइडली अलग रखा गया कहीं ना कहीं। हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स द सिचुएशन हैज चेंज। कुछ समय से सिचुएशन चेंज हो रही कहीं ना कहीं। There are instances of the political executive
insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोच यहाँ पे हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो आज के समय में परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होते जा रहे हैं, एज ए रेस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे उनके ऊपर एज ए फोर्स कर रहे हैं या कुछ ना कुछ अपराइट अपने आप को एज ए अपने एजेंडा को फोर्सफुली परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज के समय। यहाँ पे हम कई सारे एग्जांपल्स भी सुनते हैं आज के समय, किसी लीडर्स ने किसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसी ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालते भी ये काम करवाया एंड ऑल, राइट। देयर इज एन इंक्रीज टेंडेंसी अमॉन्ग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू गेट इन्वॉल्व इन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स सच एज ट्रांसफर, पोस्टिंग एक्सेट्रा। हमने सुना ये कहीं ना कहीं न्यूज़ के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर्स होना या फिर किस तरीके से पोस्टिंग का चेंज होते रहना, ये सब बेसिक चीज़ें हो रही हैं आज के समय में। अंडर दिस सिनेरियो देयर इज ए डेफिनेट ट्रेंड टूवर्ड्स पॉलिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से समझा जा रहा है, वो अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। द राइजिंग मटेरियलिज्म एंड एग्जीक्यूटिव इन सोशल लाइफ हैज़ ऑल्सो एडवर्सली impacted upon the ethical value of both the permanent executive and the political executive। किस तरीके से दोनों की ethical values जो हैं वो कहीं ना कहीं या सोशल लाइफ जो है वो चेंजेस होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें बदलाव देखा जा रहा है, उनकी वर्किंग को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनकी पावर्स को लेके या उनके जो सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स हैं उनको लेके कहीं ना कहीं, राइट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर पॉलिटिशियन आने लग गया है धीरे धीरे, या हम देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही पॉलिटिक्स अगर इंक्लूड होने लग गई तो यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट के साथ साथ अफेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कहीं ना कहीं। यहाँ पे डिस्कस के फॉर्म में पूछा गया है, राइट। होपफुली केस स्टडी आपको क्लियर हुई होगी। सिंपल 9th की बुक के अंदर से ही केस स्टडी को उठाया गया और आज के एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट किया गया, एज सिंपल एज दिस। इसके अंदर कोई ऐसा एक्सटर्नल टर्म्स नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मांग रहा हो या कुछ ना कुछ हो रहा हो, बस बेसिक टर्मोलॉजी आपको अंडरस्टैंडिंग पता है तो आप यहाँ पे बहुत बेटर आंसर्स लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब हमेशा हमने देखा है किस तरीके से हम या तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं, केस स्टडी को ही समझा सकते हैं, उसके साथ हम 3 से 4 लाइन में अगर इस चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे इन्विजिलेटर के दिमाग में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच जाती है कि किस तरीके से आपके आंसर्स लिखने की जो अप्रोच है वो बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने केस स्टडी को वहाँ पे रिलेट करते हुए समझाया है कहीं ना कहीं, और वो समझ में आता है कि आपने केस स्टडी को समझा है या नहीं समझा है, राइट। कॉपरेशन बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्यूरोक्रेट्स इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। किस तरीके से इनके अंदर कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ब्यूरोक्रेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब लीडर्स, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। However, due to politicization of bureaucracy, there is a deterioration of functioning of the civil services। किस तरीके से यहाँ पे इनके इम्पैक्ट को देखा जाए, इनके इम्पैक्ट की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियंस की जो अप्रोच हो रही है आज के समय में सिविल सर्विसेज के ऊपर या सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। अब किस तरीके से बिगड़ रही है? वैल्यूज़ इन्वॉल्व इन द केसेस बहुत ज़्यादा, जो वैल्यूज़ हैं मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज़ मतलब कि यहाँ पे मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अगर आप में से कोई एज ए पॉलिटिशियन लीडर है, मेरी अप्रोच, मेरी इंपॉर्टेंस अलग होगी उस केस को देखने की एज़ कम्पेयर टू यू। आपकी हो सकता है किसी रिलेटिव का केस हो, वहाँ पे आप एज ए न्यूट्रल नहीं रहे, आप एज ए वन साइडेड डिसीजन ले, बट एज ए ब्यूरोक्रेट आई यूज टू बी ऑलवेज ए न्यूट्रल पर्सन, राइट। तो किस तरीके से मेरी इन्वॉल्वमेंट उस केस के अंदर, किस तरीके से मेरी वैल्यूज़ जनरेटेड उन पर डिपेंड कर सकती है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शलिटी इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली बात है। किस तरीके से पॉलिटिशियंस की इम्पार्शलिटी को देखा जा सकता है। इंटीग्रिटी एंड प्रॉबिटी, किस तरीके से यहाँ पे ईमानदारी की बात हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरी खुद की इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी किस तरीके से डाइवर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, वो देखा जाएगा। करेज ऑफ कन्विक्शन, किस तरीके से फ्यूचर में भी देखा जाए तो करेजेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ऑब्वियसली बात है। मैं एज ए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हूँ और डिसीजंस ले रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी जो वर्किंग होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें केस स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एग्जीक्यूटिव पूछा है,
यहाँ पे ऐसे ये नहीं बोला है कि एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको क्या लेना है या किस चीज़ करनी, तो ऐसे आपको जनरलाइज आंसर लिखने होंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम किसी सिविल सर्विसेज को ही टारगेट करें या सिविल सर्विसेज की किसी पर्टिकुलर पोस्ट को ही टारगेट करते हुए लिखें तो वो आंसर हमारे अप्रोचेबल कम होंगे। हाँ, एग्जाम्पल्स में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली उनके ऊपर ही लेते हुए पूरी केस स्टडी को एक्सप्लेन कर दें, आंसर्स लिख दें, वो अप्रोच हमारी कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग की तरफ दिखाएगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि मार्क्स ना दिलाने की काम, राइट। फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, ऑब्वियसली बात है, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट उनके कोड ऑफ कंडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो चेंज होने लग जाएगी। किस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फंक्शनिंग होगी सिविल सर्विसेज की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी बैठे हैं उनकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो इन लेवल पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। हमें यही तो पूछा था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटाइजेशन आता है और ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर पॉलिटिशियंस की अप्रोच आने लग जाती, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट हम यहाँ पे और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को हम डिटेलिंग में जा रहे हैं। हमने ओवरऑल टर्मिनोलॉजी को समझाया था उधर, और आप डोंटली यहाँ पे डिटेलिंग के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से डिटर्मिनेंटल ऑफ मॉरल फाइबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। मॉरल फाइबर्स मतलब कि यहाँ पे जो मॉरल मेरी वैल्यूज़ हैं, मॉरल एथिकल जो टर्म्स हैं या मेरी जो थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत लेवल पे इम्पैक्ट होगी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। इवन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट विद द पॉलिटिकल लीनिंग हैव कंपल्सन टू टेक बायस्ड डिसीजन इन फेवर ऑफ वन पॉलिटिशियन ग्रुप। ऑब्वियस ही हो सकता है अगर पॉलिटिकल अप्रोच वहाँ पे बनती रही तो मैं एज ए बायस्ड डिसीजंस लेने लग जाऊँ। एज ए सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे मेरे को कभी भी बायस्ड डिसीजन नहीं लेने हैं, तो वहाँ पे अगर पॉलिटिकल ग्रुप की अप्रोच हुई तो मेरे डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वन साइडेड हो सकते हैं, राइट। न्यूट्रल ना रहते हुए वन साइडेड डिसीजन हमेशा एक सोसाइटी को हार्म भी पहुँचाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है। डायलेमा इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, किस तरीके से मेरी खुद की एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे किस तरीके से मेरी खुद की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी जा सकती। अब ब्यूरोक्रेट इंडल्ज इन मटेरियल बेनिफिट हैव टू कॉम्प्रोमाइज with his concern of inner voice just to tune in the outside reality, thereby distributing his mental peace and work ethics. The person loses self-respect, trust of his family and children who inculcate such as inadequate values from him. किस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर कोई सिविल सर्वेंट बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, उसकी इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ है जहाँ पे वो बहुत एथिकल है, ऑनेस्ट है, इंटीग्रेटेड पर्सन है, अपनी वैल्यूज़ को बहुत मानते हैं या अपने डिसीजंस के अंदर न्यूट्रल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट सोसाइटी में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक तरीके माहौल है जहाँ पे मटेरियल्स चीज़ों को लेके हम देख सकते हैं लोगों का झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, तो वहाँ पे सिविल सर्वेंट भी उस लेवल तक झुक सकता है आज के समय में कहीं ना कहीं, राइट। अगर वो झुकता है तो वहाँ पे उसके जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिलेगा, राइट। ये भी तो एक कॉन्सिक्वेंसेस ही बना किस तरीके से उसके खुद के इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफ्रेंसिएशन आने लग गया। मीन्स जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो ना होते हुए दूसरी तरह की अप्रोच जनरेट होने की जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं, राइट। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, लैक ऑफ इम्पार्शलिटी इन फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट हैज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन देयर डिसीजन इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी और इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स। किस तरीके से जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ना होते हुए भी एक सिंगल अप्रोच लेते हुए चलेगा। हमेशा हमें देखा गया है कि किस तरीके से हमें सिखाया गया एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को लेते हुए नहीं होनी चाहिए कभी भी, राइट। हमने कई बार इसकी एग्जांपल्स के तौर पे कई सीरीज़ भी देखी हैं, जैसे कि IAS एस्पिरेंट को लेके ही सीरीज़ आई थी काफ़ी, उनमें डाइवर्सिफाइड टर्म्स होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड अप्रोच होनी चाहिए किसी सर्वेंट की, उसको समझाने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं, राइट। और किस तरीके से वो एज ए गवर्नेंस सिस्टम की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत इम्पैक्टफुल होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि ये एज ए अगर पॉलिटिकल अप्रोच या पॉलिटिशियन की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाए, कॉन्सिक्वेंसेस देखें, ये भी एक हो सकता है कि इस तरीके से उसके डाइवर्सिफिकेशन को रोका जा सकता है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम्स इन chaotic situation, difficult circumstances like communal rights demand officers with strict political neutrality, biased decision can lead to loss of lives and property,
Hence, a civil servant must be accountable for his decision in such a situation. ऑब्वियस सी बात है, चार्टिक सिचुएशन मतलब कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पे फ्यूचर में एक पॉलिटिशियंस को के अप्रोच से उसने शॉर्ट टर्म में तो कोई डिसीजन ले लिए, लेकिन उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ्स होने लग गई, लोगों की डेथ होने लग गई है, लोगों ने डेथ कर ली, सुसाइड कर लिया, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लॉस हो गया कहीं ना कहीं, तो उसके वो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म कर सकते हैं। तो उसे वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस को भी समझना होगा या इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझना होगा। पॉलिसी पैरालिसिस, फियर ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट non-cooperative officer in the form of frequent transfer, delay and promotion etc. result in red tapeism and culture of secularism in the decision making। किस तरीके से उसकी अगर वो अप्रोच को नहीं समझता है, अगर पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा होने लग गई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी बात अगर नहीं मानेगा, कॉन्फ्लिक्ट हुए, कन्फ्यूजन्स हुए, कुछ भी हुए, तो वहाँ पे उसके कितने बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स या डिले ऑफ प्रमोशंस देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं, जो आज के समय में हमें देखने को भी मिलते हैं कई बार, राइट। Negative impact on civil society. Civil servant occupying top position in the government are role models for young aspirants Indians. Their impartiality attitude is determinant to the social ethical at large। किस तरीके से सोसाइटी में हम देख सकते हैं जो अप्रोच है वो बहुत नेगेटिव जनरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको कहीं यंग जो एस्पायरिंग इंडियंस हैं, जो यंग एस्पायरिंग यूथ है, वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहा है आज के समय में, और अगर आप इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं तो आपकी उनकी अप्रोच के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रही है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है एज ए यूथ के तौर पे, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड देखने को मिल सकती है। डाइवर्सिफाइड मतलब नेगेटिव अप्रोच की तरफ देखने को मिल सकती है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग थी, किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज बन सकते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। एट द एंड थोड़ा सा हम इसको, इस टर्मिनोलॉजीज को समझाते हुए लिख सकते हैं, देयरफॉर अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी अ पॉलिटिकल न्यूट्रल। अब यहाँ पे हमने वो तो दे दिया कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, बट एज ए सिविल सर्वेंट हमें यहाँ पे देखना होगा कि एज ए एंड कंक्लूजन के तौर पे हम उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, राइट। कि अगर इस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज बन रहे तो हम इससे सॉल्यूशन के तौर पे कितना, हम भले पूछा ना गया, बट माइनर वे में अगर हम सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपकी अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को समझा, उसको आंसर्स लेने की कोशिश करी कहीं ना कहीं। Therefore, a civil servant must be political neutral. A civil servant has the responsibility towards public and must adhere to constitutional principle, keeping his consequences intact. His primary job is to perform nishkarma, selfless desire and less duty. He must be rational, exemplary and committed to the public causes. किस तरीके से ये एक ही है यहाँ पे है, राइट। किस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल लेना चाहिए, किस तरीके से सेल्फलेस और डिजायरलेस ड्यूटीज़ करनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी आती है कहीं ना कहीं, राइट। मटीरियलिस्टिक थिंग्स चार्म्स एनीवन ओनली फॉर शॉर्ट स्पैन, इन लॉन्ग रन पर्सन डिराइव सेटिस्फैक्शन बाय डूइंग हिज जॉब ऑनेस्टली एंड मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन दिस लाइव्स ऑफ अदर्स। देयरफॉर सिविल सर्वेंट एंड इवन पॉलिटिशियंस शुड स्टे अवे फ्रॉम द मटीरियल गेन। किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ सिविल सर्वेंट को लेके ही नहीं सोल्यूशन दिया है, किस तरीके से पॉलिटिशियंस को लेके भी सोल्यूशन दे सकते हैं हम, कि किस तरीके से उनकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से उनकी अप्रोच में न्यूट्रलिटी को देखना चाहिए, मटेरियल गेन्स को लेके अवॉइड करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे एज ए सर्वेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप एज ए रूलर के तौर पे या फिर एक मोनार्ची सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एज ए सर्वेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ऑल्सो सिविल सर्वेंट शुड बी रेडी टू सर्व एनी पोजिशन एट एनी टाइम। Fear of transfer should not refrain a civil servant from his commitment towards public cause and large interest of society। किस तरीके से उसको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए और बिना डरे ही अपने डिसीजंस लेने चाहिए और अपने डिसीजंस के अंदर न्यूट्रलिटी के साथ सोसाइटी वेलफेयर की ही बात करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से हमें केस स्टडी में पूछा गया है, हमें किस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर्स लिखने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली यहाँ पे केस स्टडी आपको क्लियर हुई होगी काफ़ी हद तक कि किस तरीके से केस स्टडी में हम आंसर्स लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।